स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, ma'am. Okay, who's roll number 74? Pooja, is it you? Roll number 74. Audio नहीं। चलो लेट्स स्टार्ट। सब हम लोग कर रहे थे स्ट्रैटेजी मैनेजमेंट, ठीक है। हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लिया था और हम लोग उसका आगे छोटा सा पार्ट कर रहे थे, दैट इज कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। कि कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट क्या होता है, किसी को आइडिया है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट? किसी को भी आइडिया हो, विक्रम, न्यम, कोई भी बताना चाहता हो? आई थिंक आपको आइडिया है, आप भी बता सकते हो। No idea exactly. ओके, छोटा सा एज अ गेस्ट बता दीजिए। फाइन। कॉर्पोरेट होता है विच इज रिलेटेड टू योर इंडस्ट्रीज, ठीक है। आपकी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड चीजें जो होती है, आपकी इंडस्ट्रीज को कॉर्पोरेट सेक्टर बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कि इंडस्ट्री के अंदर जब आप लोग स्ट्रेटजी बनाते हो, जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, जितने बिजनेसमैन है या फिर जो भी ऑनर्स है कंपनी के, वो अपने बिजनेस से रिलेटेड किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस वो लोग सबसे पहले खुद से पूछते हैं। 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन व्हाट बिजनेस विल बी कम्पीट? हम लोग किस बिजनेस के अंदर कम्पीट करने वाले हैं। यानी अगर मैं एज अ कॉर्पोरेट पर्सन एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो मैं किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, मेरा बिजनेस किस तरीके के प्रोडक्ट या सर्विस में डील करने वाला है, ठीक है। मैं एज अ रेस्टोरेंट ऑनर ओपन करने वाली हूँ या फिर मैं कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ मार्केट के अंदर, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए मैं किस बिजनेस के अंदर जाने वाली हूँ और जिस बिजनेस के अंदर मैं जा रही हूँ उसमें कितने कॉम्पिटिटर्स पहले से मार्केट में है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक न्यू कंपनी स्टार्ट करना चाहती हूँ जो कि रिलेटेड टू टूथपेस्ट है, ठीक है, तो टूथपेस्ट कंपनी स्टार्ट करने के लिए मेरी कॉम्पिटिटर्स कौन कौन होंगे, मेन कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे टूथपेस्ट इंडस्ट्री के अंदर? बताइए। आज के टाइम पे भी टूथपेस्ट मार्केट चल रही है। अगर मैं टूथपेस्ट कंपनी स्टार्ट करने जा रही हूँ तो मेरे बड़े कॉम्पिटिटर्स कौन कौन होंगे? नाम बताइए फेमस टूथपेस्ट कंपनीज के। विक्रम? Colgate, Pepsodent, ma'am. बिल्कुल, कोलगेट, पेप्सोडेंट हो गया, डाबर रेड है। इसके अलावा जो आज के टाइम पे इंडिया में जैसे लोकल फॉर वोकल की बात चल रही है, तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट्स यूज किए जा रहे हैं दैट आर पतंजलि प्रोडक्ट्स, राइट। पतंजलि का भी खुद का टूथपेस्ट है और बहुत लोग एज अ आयुर्वेदा प्रोडक्ट उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप एक कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप किस कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट या सर्विस में डील कर रहे हैं एंड उस प्रोडक्ट या सर्विस में पहले से कितने लोग डील कर रहे हैं मार्केट के अंदर। इससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको अपने बिजनेस में कितने एफर्ट्स या कितनी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन 2 जो एक फंडामेंटल क्वेश्चन है, दैट इज हाउ कैन वी एज अ कॉर्पोरेट पेरेंट add value to our various lines of business। अब सेकंड क्वेश्चन जो होता है, अगर आप पहले से ही एक कंपनी, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन था अगर आप एक न्यू मार्केट स्टार्ट कर रहे हैं, सेकेंडली अगर आप पहले से एक कंपनी चला रहे हैं, तो पहले से कंपनी चलाने की वजह से आप एक स्टेबल पोजीशन पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि मैं अभी जैसे आज के टाइम पे कौन सी एक कंपनी, किसी भी कंपनी का नाम बताइए जो चल रही है, जिसकी बहुत अच्छी मार्केट वैल्यू है इस टाइम पे, जो स्टेबल पोजीशन पे है, ना ज्यादा अप्स आ रहे हैं ना ज्यादा डाउन्स आ रहे हैं। कोई भी एक कंपनी का नाम बताइए विच इज ऑन अ स्टेबल कंडीशन। पूजा, कोई भी एक कंपनी का नाम बताओ जो इस टाइम पे स्टेबल कंडीशन पे किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो।
पूजा, am I audible? I think I'm not audible. चलो, ऑलराइट, हम एक काम करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो ब्यूटी प्रोडक्ट में इस टाइम पे इंडिया में सबसे ज्यादा तो चल रहा है, दैट इज लैक्मे, राइट? लैक्मे के बहुत सारे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। लैक्मे इज ऑन स्टेबल पोजीशन। तो अगर मैं एक लैक्मे कंपनी चला रही हूँ, ठीक है, तो मैं आगे सोचूंगी कि मुझे अपने आप को स्टेबल कैसे रखना है और मैं अपनी मार्केट वैल्यू में एडिशन कैसे कर सकती हूँ, मैं वैल्यू एडिशन कैसे कर सकती हूँ, मैं और कौन से ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेकर आऊं जिससे कि मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। पहले से ही मैं 100 करोड़ का बिजनेस कर रही हूँ, अब मुझे क्या करना है, इस पोजीशन से अपर पोजीशन पे जाना है, अपनी मार्केट में वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो एज अ कॉर्पोरेट पेरेंट मुझे ये सोचना है कि मैं अपनी कंपनी को कैसे और ज्यादा ग्रो करूं। ये थे दो बेसिक क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन डाइवर्सिफाइंग आवर बिजनेस और एंटरिंग टू न्यू इंडस्ट्री हेल्प अस compete इन अदर इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन में बात हो रही है कि मैं अपनी अपने खुद के जो सेक्टर है उसमें बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। जैसे मैं एक हम लोगों ने पहले टूथपेस्ट ब्रांड का लिया था, ठीक है, कि टूथपेस्ट ब्रांड चल रहा है, तो मैं एज अ टूथपेस्ट कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, ठीक है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा चल रहा है। अब मैं क्या सोच रही हूँ कि टूथपेस्ट के साथ साथ मैं एक दो चीजों में और डील करना स्टार्ट करूँ, ठीक है, मैं सोप भी स्टार्ट करूँ निकालना, शैम्पू भी स्टार्ट करूँ और ये दो तीन चीजें और ज्यादा एडिशन कर दूं। तो मुझे ये सोचना है कि मैं ऐसी और कौन सी चीजों में इन्वेस्ट करूं जिससे मेरा बिजनेस फ्लरिश हो। तीन क्वेश्चन। फर्स्ट होगा कि अगर आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप किस बिजनेस में डील कर रहे हैं और उस बिजनेस में पहले से कितने लोग काम कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर मैं पहले से बिजनेस चला रही हूँ तो उस बिजनेस को आगे फ्लरिश करने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए मैं क्या क्या काम करूँ। थर्डली, अगर आप अपनी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं दूसरी और कौन सी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ। ठीक है, क्लियर है ये तीनों पॉइंट्स? सभी को क्लियर है? किसी को कोई यहां तक तीन क्वेश्चंस में डाउट हो? यतन क्लियर है? यस मैम। एकम न्योम आप दोनों को क्लियर है? यस मैम। ऑलराइट, इसके बाद हमारे पास एक प्रोसेस आता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो आपको स्ट्रेटेजी बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, स्ट्रेटेजी के बारे में तो सब लोग समझते हैं ना, कि स्ट्रेटेजी भी समझाओ। वैसे हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, बट आई थिंक स्ट्रेटेजी के बारे में सबको आइडिया होगा कि स्ट्रेटेजी होती है, राइट? हाउ टू फ्लरिश योर बिजनेस, या फिर आप किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे लेकर जाने वाले हैं, वो सब प्लानिंग आपकी स्ट्रेटेजी में आ जाती है। अब स्ट्रेटेजाइजिंग प्रोसेस के अंदर होता है कि आप जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसको फॉर्मुलेट कैसे कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। यानी आपने स्ट्रेटेजी बनाई किस बेसिस पे है, और जो स्ट्रेटेजी बनाई है उसको अपने बिजनेस के अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से कर रहे हैं, और इम्प्लीमेंटेशन के बाद में आपका जो बिजनेस है वो आपको अच्छे मतलब आपके प्लानिंग के हिसाब से रिजल्ट्स दे रहा है या नहीं दे रहा है। और अगर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, दैट्स गुड। अगर रिजल्ट अच्छे नहीं है तो हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी में थोड़े से चेंजेस करते हैं ताकि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आ सके। ठीक है, तो अब इस स्ट्रेटेजाइजिंग प्रोसेस के अंदर एक चीज आती है, दैट इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस के बारे में पहले से सबने सुना है या फिर न्यू कंसेप्ट है? स्वॉट के बारे में सबने सुना है, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ये इसके बारे में सब लोगों ने सुना है या बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है? सुना है मैम। सुना है? यतिन, आपने सुना है? नहीं सुना मैम। नहीं सुना? ओके, स्वॉट एनालिसिस बहुत ज्यादा नहीं। फेमस कंसेप्ट है। इसके अंदर क्या होता है, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा स्वॉट एनालिसिस यूज किया जाता है टू मेक योर स्ट्रेटेजी। अब यहाँ पे चार वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है स्वॉट: स्ट्रेंथ, W for weakness, O for opportunities, T for threat। अब आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं। आपकी कंपनी की स्ट्रेंथ क्या क्या है और वीकनेस क्या क्या है, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं।
और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होंगे, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, क्योंकि अपॉर्चुनिटी भी हमें हमारी कंपनी के बाहर से मिलती है और थ्रेट्स भी हमें कंपनी के कॉम्पिटिटर्स से ही होता है। स्ट्रेंथ हमारी खुद की होती है और वीकनेस भी हमारी खुद की होती है। अब स्वॉट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, ये आप लोग अपनी नॉर्मल लाइफ में भी यूज कर सकते हो। आप अपने खुद की पर्सनालिटी को जानने के लिए स्वॉट यूज कर सकते हो। आपको अपनी खुद की स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए सबसे पहले। तो बिल्कुल अच्छे से आप अपने बारे में स्टडी करेंगे, आप अपनी स्ट्रेंथ को एक जगह पे लिखेंगे। सेकेंडली आप अपनी वीकनेस को एक जगह पर लिखेंगे। देन अपॉर्चुनिटीज आप लिखेंगे कि आपके पास क्या क्या रास्ता है आगे जाने के लिए। एंड थ्रेट्स आप अपने बारे में लिखेंगे कि आपके फ्यूचर को लेकर क्या क्या थ्रेट्स है, कि आपके साथ आगे क्या, मतलब आपके कौन से प्लान के साथ क्या हो सकता है, किस चीज से थ्रेट है आपकी करियर पे। ठीक है, तो इन सब चीजों को जब आप लिखेंगे तो आपके दिमाग में एक ब्रेन मैपिंग हो जाएगी और आपको आइडिया लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, अब इसमें इन्होंने कहा है मिशन एंड विजन। मिशन क्या होता है, व्हाट इज मिशन? किसी को आइडिया है मिशन क्या होता है? कोई भी बताएगा मिशन क्या होता है? मिशन एक बहुत कॉमन सी चीज है। चाहत। मिशन इज नॉट चाहत बच्चे, वो डिजायर होती है। मिशन क्या होता है? मैम चीज को अचीव करने के लिए कुछ डिजाइन करते हैं, ऐसा कुछ। राइट, आपका मिशन यानी आपका एम, आपको किस चीज को अचीव करना है, दैट इज योर मिशन। सेकेंडली विजन। विजन का मतलब होता है कि आप खुद को कहाँ देखते हैं और आपके मिशन को अचीव करने के लिए आप कितने ज्यादा खुद को कैपेबल मानते हैं। जो भी कंपनीज होती है ना, ये अपनी दो चीजें हमेशा डिसाइडेड रखती हैं, अपना मिशन और अपना विजन। मिशन होता है उनका कि उन्हें किस पोजीशन पे पहुंचना है, और वो कंपनीज फिर उस हिसाब से अपना विजन भी डिसाइड करती है कि उस जगह पर पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। अब आपका मिशन और विजन डिसाइड होने के बाद आप सेकेंडली स्टेप करते हैं प्लानिंग। आप प्लानिंग करेंगे कि आपका मिशन और विजन डिसाइडेड है, अब आप उससे रिलेटेड पूरी प्लानिंग करेंगे प्रॉपर, और लास्ट स्टेप होता है आपका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये था स्वॉट एनालिसिस। अब स्वॉट एनालिसिस के कुछ फंडामेंटल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्वॉट एनालिसिस डेवलप किया था कैन एंड्रयू ने इन 1970s। ठीक है, कैन एंड्रयू ने एक बुक लिखी थी द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। उसके अंदर उन्होंने स्वॉट एनालिसिस के बारे में बताया था। ठीक है, ये आप लोगों को अगर याद रह जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद रहता है एटलीस्ट ऑथर का नाम याद रखिएगा कि किस ऑथर ने ये कंसेप्ट दिया था। स्वॉट एनालिसिस के आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, 1970s में कैन एंड्रयू ने ये कंसेप्ट दिया था अपनी बुक के अंदर। उनके हिसाब से कि अगर एक इंसान को अपनी स्ट्रेंथ पता है तो वो उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकता है। एंड सेकेंडली, अगर एक इंसान को अपनी वीकनेस पता चल जाती है तो वो उसे ओवरकम करने के लिए सारे के सारे एफर्ट्स कर सकता है। ठीक है, अगर किसी इंसान को अपनी वीकनेस पता ही नहीं है तो वो काम किसके ऊपर करेगा? तो इसीलिए स्वॉट एनालिसिस में एस और डब्ल्यू इंपॉर्टेंट थे अपने खुद के इंटरनल वर्क के लिए। अब अपॉर्चुनिटी और थ्रेट की बात करते हैं। अगर आपको पता है कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, 2 से 3 अपॉर्चुनिटी है, आप बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी को चूज करेंगे। राइट, हर कोई अपनी लाइफ में, जनरल लाइफ में भी यही करता है। अगर आपके पास 2 से 3 अपॉर्चुनिटीज होती है, आप उनमें से बेस्ट को चूज करते हो कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को चूज करूंगी या करूंगा तो मैं इस पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, देन आते हैं हमारे थ्रेट। थ्रेट के बारे में कैन एंड्रयू का कहना था कि आपको जब पता है कि आपका ये कॉम्पिटिटर, ये पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर आपके लिए थ्रेट हो सकता है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी उस कॉम्पिटिटर के हिसाब से बनाएंगे। जब आपको पता है कि आपका कॉम्पिटिटर आपको देख के चल रहा है तो आप अपना स्ट्रेटजी उस बेसिस पे स्ट्रॉन्ग बनाओगे कि हमें कम्पीट करना है उससे। ठीक है, तो सब चीजें आप पहले से डिसाइड करके चलते हैं। सॉरी। हमारे यहाँ पे 4 बेसिक क्वेश्चंस हैं। व्हाट कैन वी डू? सबसे पहले आप खुद से पूछेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारी स्ट्रेंथ से पता चलेगा हम क्या कर सकते हैं। सेकेंडली, व्हाट डू वी वांट टू डू? आपको पता होना चाहिए आप करना क्या चाहते हैं। आप कर क्या सकते हैं और आप करना क्या चाहते हैं, दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, एक बहुत छोटा सा वर्ड का डिफरेंस लग रहा है, बट अगर आप इसको अपने माइंड में सोच के देखेंगे तो काफी बड़ा डिफरेंस है।
कि आप क्या कर सकते हैं और आप करना क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छे एजुकेशन में बहुत अच्छे हैं, आप यूपीएससी एग्जाम वो कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, इतनी कैपेबिलिटी आप में है, बट आप करना क्या चाहते हैं। हो सकता है कि आपकी इतनी कैपेबिलिटी के बाद एक इंसान सिर्फ एक रेलवे के एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेहनत कर रहा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जब आपकी कैपेबिलिटी उस लेवल की है तो आप उस लेवल की प्रिपरेशन भी रखोगे। थर्डली, व्हाट माइट वी डू, हम कर क्या रहे हैं इस टाइम पे, वो चीज भी हम लोग सोचेंगे। व्हाट डू अदर एक्सपर्ट्स अदर एक्सपेक्ट अस टू डू। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि ये सब चीजें देखने के बाद कि हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, हम क्या करना चाहते हैं और हम कर क्या सकते हैं। इन सब चीजों के बाद हम ये देखेंगे कि बाकी हमसे क्या उम्मीद रखते हैं, राइट। हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। ये सब 4 क्वेश्चंस के बारे में हम अपने आप से क्वेश्चन करेंगे स्वॉट एनालिसिस। देन फर्स्ट 2 क्वेश्चंस आते हैं, दैट आर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये हमने पहले डिस्कस किया कि हम अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को पढ़ेंगे, देन अपने अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अब समरी की बात करें स्वॉट एनालिसिस की, तो इसमें 4 चीजें आएंगी। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज का किस तरीके से मेल हो सकता है, आप बताइए। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हो सकते हैं। सी, आपका जो स्ट्रेंथ होती है, आपकी जितनी कैपेबिलिटी है, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप अपॉर्चुनिटी चूज करोगे, राइट। तो आपका स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छा ग्रुप बनता है। सेकंड पॉइंट है स्ट्रेंथ एंड थ्रेट। आपकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे आप अपने थ्रेट को कम कर सकते हैं, इसलिए आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेयर बनता है वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी का। आपकी जो वीकनेस है, हो सकता है कि आपकी वीकनेस की वजह से आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लूज कर दे, तो उस बेसिस पे आपको अपनी वीकनेसेस को कम करना पड़ेगा ताकि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करें। और लास्ट ग्रुप बनता है वीकनेस एंड थ्रेट का। आपकी वीकनेस की वजह से आपका थ्रेट बड़ा हो जाता है। वो चीज बोलते हैं ना लाइफ में कि आपका डर तभी तक बड़ा रहता है जब तक आप उससे डरते हैं। जब आप उस चीज से डरना बंद कर देंगे तो आपकी खुद की इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो आपकी वीकनेस को कभी खुद पे हावी नहीं होने देना चाहिए, उस वजह से आपका थ्रेट हमेशा बढ़ जाता है। तो आपकी वीकनेस को कंट्रोल करोगे तो आपके थ्रेट्स भी कंट्रोल हो जाएंगे। ये 4 पेयर्स बनते हैं मेनली स्वॉट एनालिसिस से। अब बारी आती है, अब तक हम जो पढ़ रहे थे दैट वाज रिलेटेड टू स्ट्रेटजी। आपका अब कंसेप्ट आता है स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का, ठीक है। जो मेन आपका सब्जेक्ट है दैट इज स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। Strategy management is the formulation and implementation of major objectives and projects by an organization's management on behalf of its shareholders. Strategy management क्या होती है, जब आप formulate करते हैं, प्लान करते हैं और फिर उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, प्लानिंग करके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपनी स्ट्रेटजी की टू अचीव द मेन ऑब्जेक्टिव्स। कौन सा ऑब्जेक्टिव, जो भी आपके शेयर होल्डर्स यानी जो आपकी मेन मैनेजमेंट ने डिसाइड किया हो, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जब आप प्लानिंग करते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, ठीक है। आपका एक ऑब्जेक्टिव जिसे आपकी टॉप अथॉरिटीज ने डिसाइड किया है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप प्लानिंग करके इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, दैट इज स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। क्लियर हुआ सबको ये पॉइंट? सभी को क्लियर है? यस मैम। रोल नंबर 74 आपको क्लियर है? Yes, ma'am. ऑलराइट, Yes, नेक्स्ट इज, ma'am. चलो गुड। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, कि आपके स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देयर आर ओनली 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट। फर्स्ट इज फॉर्मुलेशन एंड सेकंड इज इम्प्लीमेंटेशन। फॉर्मुलेशन क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मुलेशन, या फिर फॉर्मुलेट करना क्या होता है? एनीबॉडी? फॉर्म करना मैम। फॉर्म करना, किस चीज को फॉर्म करेंगे? व्हेन यू आर डूइंग स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, तो आप किस चीज को फॉर्म करेंगे? कुछ मैनेजमेंट को कैसा मैनेज करना है, क्या क्या चीज चाहिए, ये चीज में फॉर्म कर, वो चीज
मैनेजमेंट में कैसा फॉर्म करना है, आइडिया एंड ऑल, ये सबको बोलते हैं मैम राइट। फॉर्मुलेशन। आपकी जितनी भी प्लानिंग है, जितने भी आप रिसोर्सेस को कलेक्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है और जो कुछ भी आप न्यू मंगा रहे हैं, वो सब फॉर्मुलेटिंग के अंदर आता है। ठीक है, आपको अपने बिजनेस का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है। ठीक है, अब तक आप जो कैपेसिटी थी आपकी वो 50 यूनिट्स की थी, अब आपको उसे 100 यूनिट्स तक बढ़ाना है। तो उस एक मेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको 50 यूनिट्स बढ़ाना है, तो उसके लिए आप एक न्यू मशीनरी लेकर आओगे, राइट। उस न्यू मशीनरी को लाने के लिए आप रिसोर्सेस कलेक्ट करेंगे। ठीक है, वो सब रिसोर्सेस को कलेक्ट करने के बाद आप उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे। ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपके फर्स्ट कंपोनेंट में आता है, दैट इज फॉर्मुलेटिंग, जब आप सिर्फ पेपर वर्क के ऊपर सब प्लानिंग करते हैं। ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट इज इम्प्लीमेंटिंग। जो भी आपने किया फर्स्ट स्टेप के अंदर, आपने जो जो भी चीजें की हैं, उन सब चीजों को जब आप ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करते हो, दैट कम्स इन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, आपने प्लानिंग कर लिया कि हमने 50 यूनिट्स बढ़ाना है, हम एक न्यू मशीनरी लेकर आएंगे, उसके लिए फाइनेंस यहाँ से लेकर आएंगे, उसके लिए रॉ मटेरियल यहाँ से लेकर आएंगे, ये सब चीजें आपने अपने पेपर पे लिख दी है, सब चीजें डिसाइडेड है। बट जब आप उसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो उसमें कितना डिफरेंस आता है, या फिर बिल्कुल सेम इम्प्लीमेंटेशन होता है, या फिर बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, तो वो सब चीजें आपके सेकंड कंपोनेंट में आती है, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, दोनों कंपोनेंट्स क्लियर है, फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। यस मैम। नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, कि आपकी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क किस तरीके का होता है, क्या क्या चीजें आपकी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट में आती है। फर्स्ट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। जब आप अपना स्ट्रेटजी मैनेजमेंट करते हैं तो उस वजह से आपका जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, दो कॉम्पिटिटर्स हैं, दोनों की दोनों कंपनीज जो है वो टूथपेस्ट में डील कर रही है, या फिर लगा लो चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ठीक है, दो चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। कंपनी ए ने पहले स्ट्रेटजी मैनेजमेंट किया और उस हिसाब से अपनी अच्छी प्लानिंग करके रखी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कंपनी ए के प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा हुए, तो उनका कॉम्पिटिटर जो बी था वो पीछे रह गया। तो कंपनी ए को स्ट्रेटजी मैनेजमेंट की वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला, कॉम्पिटिटर के होते हुए भी जब आपने मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर दिया, दैट इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्लियर है ये सबको? नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एंड पोर्टफोलियो थ्योरी। अब सेकेंडली होता है कि आपने अपनी स्ट्रेटजी जो बनाई थी, फर्स्टली हमें उसका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिला, सेकेंडली हमने जो स्ट्रेटजी बनाई थी उसके लिए हमने पोर्टफोलियो किया। पोर्टफोलियो क्या होता है, जब आप एक जगह से फंड्स ना लेते हुए बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट जगहों से फंड्स लेते हैं और उन सबको एक नई जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। 2 मिनट देना प्लीज। पोर्टफोलियो इज आपके आज के टाइम पे म्यूचुअल फंड्स के बारे में किस किसने सुना? म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना? किसी ने भी सुना है सुना? पर मैम आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं है। म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली क्या होता है, सब लोग क्या करते हैं, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते ना, कि आपके पास सिर्फ 20,000 है इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत लोगों के पास तो लाख लाख रुपीस, 10-10 लाख, 50-50 लाख रुपए होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, बट वो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक न्यू कंसेप्ट लाया गया था, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसमें क्या किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10,000 मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, येतेंग 10,000 इन्वेस्ट करना चाहती है, अहिकम एंड न्योम दोनों 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड सेम विद पूजा, पूजा भी 10,000 इन्वेस्ट करना चाहती है। तो सबका इकट्ठे मिला के कितना हुआ? सबका इकट्ठे मिला के टोटल कितना होगा? 50,000 हो गया। 50,000 हुआ, 10,000 मेरा, 10 येतेंग का, और 20 हो गया, सॉरी 20 हो गया हिकम एंड न्योम का, और 10,000 हो गया हमारा पूजा का। 50,000 हो गया टोटल। हाँ जी मैम। अब सोचिए कि हम सब लोग 10-10 हजार अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे हमारा जो रिटर्न आएगा, और जहां हमने इकट्ठे 50,000 इन्वेस्ट किए
उससे जो रिटर्न आएगा दोनों में कितना फर्क होगा। मेरी वॉइस नहीं आ रही है क्लियर? मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है? आ रहे मैम। मुझे बच्चे आपके उधर सिग्नल इशू है। सो अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम लोग 10-10 हजार इन्वेस्ट करते हैं और या फिर हम लोग इकट्ठे 50,000 इन्वेस्ट करते हैं तो दोनों के बीच में जो रिटर्न होगा वो बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। 50,000 इन्वेस्ट करने से हमें रिटर्न ज्यादा मिलेगा और 10-10 हजार अलग अलग इन्वेस्ट करने से हमें रिटर्न कम मिलेगा। तो ये पोर्टफोलियो का कंसेप्ट लाया गया था, जो कम पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनका इकट्ठा पैसा करके एक जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है और फिर उससे जो रिटर्न आता है सबको अपना अपना हिस्सा दे दिया जाता है। ठीक है, दिस इज पोर्टफोलियो थ्योरी। समझ में आया? ठीक है, ये सिनर्जी इफेक्ट होता है। इसमें सब लोग क्या करते हैं कि इकट्ठा कर देते हैं और इकट्ठा करने की वजह से रिटर्न उनके बढ़ जाते हैं। थर्ड टॉपिक होता है कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी होती है जो सिर्फ आपके पास स्पेशलिटी है, वो स्पेशलिटी किसी और के पास नहीं है। हर इंसान के पास अपनी एक ऐसी पर्टिकुलर स्पेशलिटी होती है जो दूसरे किसी इंसान के पास नहीं होती है। तो एज अ कंपनी हमें अपनी कोर कॉम्पिटेंसी पता होनी चाहिए कि हमारी ऐसी कौन सी स्पेशलिटी है जो हमारे किसी कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। ठीक है, तो कोर कॉम्पिटेंसी इज जो सिर्फ आपकी खासियत है, जिसके लिए आप जाने जाते हो, जो और किसी के पास नहीं मिलता है। अब जो मैगी है, मैगी के बारे में सब लोग जानते हैं। मैगी का जो टेस्ट है वो किसी और में मिलता है? नहीं ना। तो मैगी की कोर कॉम्पिटेंसी उसका वो टेस्ट है, वो यूनिक टेस्ट जो किसी के भी पास आज तक नहीं आया है, राइट? वो होती है कोर कॉम्पिटेंसी, जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस कर्व। अगर आप एक बहुत लंबे टाइम से एक इंडस्ट्री के बीच में है, आप बहुत टाइम से अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस लेवल बढ़ जाता है और उससे आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से काम कर पाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि हमारी पुराने टाइम पे जो स्ट्रेटेजी थी वो किस तरीके की होती थी, ट्रेडिशनल अप्रोच किस तरीके की होती थी। द ट्रेडिशनल अप्रोच टू स्ट्रेटेजी प्लानिंग मॉडल जो है वो इस तरीके का दिखता था। सबसे पहले वैल्यू, मिशन एंड विजन, इन तीनों को देखा जाता था। फिर उस हिसाब से स्ट्रेटेजी प्लान की जाती थी जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स आते थे। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हमें इफेक्ट करते हैं, इंटरनल फैक्टर्स जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से हमें इफेक्ट करते हैं। हमारा स्टाफ अच्छे से काम नहीं कर रहा, हमारी मशीन खराब हो रखी है, हमारी बिजली अच्छे से नहीं आ रही है, ठीक है, हमारा रॉ मटेरियल अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा है, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। हमारे जो कॉम्पिटिटर है उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया, उसने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मार्केट में गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम ला दी है, मार्केट के अंदर टैक्सेस बढ़ गए हैं, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से हमें इफेक्ट करते हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में एक छोटा सा फर्क होता है। आप इंटरनल फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो, यू कैन नॉट कंट्रोल द एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट? आपके इंटरनल फैक्टर्स है, आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ रही है, आप बढ़ा सकते हो, आपकी मशीनरी खराब है, आप ठीक करा सकते हो, आपका स्टाफ अच्छा नहीं है, आप स्टाफ चेंज कर सकते हो। बट अगर गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस याद रखना। एक्सटर्नल की बात आएगी तो एक्सटर्नल फैक्टर्स आर अनकंट्रोलेबल, इंटरनल फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल फैक्टर्स। ठीक है, देन स्ट्रेटेजी बनाने के बाद हम अपनी प्रोडक्ट का सर्विस को देखते हैं, उस हिसाब से अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग का, और फिर आउटकम के हिसाब से दोबारा से अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। ठीक है, ये था हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, जो आज के टाइम पे थोड़ा सा माइन्यूट चेंज हो गया। अब यहाँ पर बात आई थी, जैसे मैंने बताया कि छोटा सा डिफरेंस हुआ है ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर। तो ड्यूरेंट जो थे, ड्यूरेंट एक ऑथर थे, ड्यूरेंट ने बोला कि न्यू कंसेप्ट के अंदर ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, बस एक अरेंजमेंट चेंज हुआ है। स्वॉट की जगह पे उसके बस वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया गया है, मेन बात स्वॉट ही है। ठीक है, आपका जो मेन कंसेप्ट है दैट इज स्वॉट ओनली। उन्होंने कहा कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपकी, तो आपकी जो बिजनेस है वो फ्लरिश करेगी। क्रिएटिविटी आपकी फोरसाइटेडनेस और इनोवेशन से आती है, जिससे कि आपका बिजनेस जो है वो नई ऊंचाइयों पे जाएगा। सेकेंड इज creating new market and making the competition irrelevant
थ्रू ब्लू ओशन स्ट्रेटजी। अगर आपकी बात अपने न्यू मार्केट बनानी है तो आपको ब्लू ओशन स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, विच मीन्स कि आपका जो ओशन है वो इतना बड़ा होता है, आपको ये भी नहीं पता होता कि इस ओशन में किस जगह पे क्या है। तो उस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। आपको एक ऐसे बिजनेस में जाना है जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो और आप वहां पे अच्छे से फ्लरिश कर पाए। तो ये कुछ कंसेप्ट्स थे जो ड्यूरेंट ने दिए थे, ये याद रखना हमेशा। विल ड्यूरेंट जो थे बहुत फेमस ऑथर रहे हैं स्ट्रेटजी मैनेजमेंट के, ठीक है। देन आता है लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज। आपकी लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज क्या क्या है। आपकी 3 लेवल स्ट्रेटजी होती है, पिरामिड स्ट्रेटजी बोलते हैं इसको। ये देखिए पिरामिड स्ट्रेटजी होती है 3 लेवल स्ट्रेटजी। फर्स्ट सबसे डीप लेवल पे आता है फंक्शनल स्ट्रेटजी, देन बिजनेस स्ट्रेटजी, देन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। अब इन तीनों को समझते हैं होती क्या है। 3 level strategy is there. सबसे पहले कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। दिस लेवल आंसर द फाउंडेशन क्वेश्चन, ठीक है, आपके फाउंडेशन क्वेश्चंस के बारे में डील करता है। ओके, जो आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उनका काम सिर्फ डिसीजन लेने का होता है, ठीक है, कि हम इस तरीके से काम करने वाले हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ लेके जाना है, वहां लेके जाना है, इस तरीके से सिर्फ डिसीजन लेने का काम जो है वो कॉर्पोरेट लेवल पे किया जाता है। यानी टॉप लेवल जो है दैट इज कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। दैट इज बिजनेस लेवल। जो मैनेजर लेवल होते हैं उनका मेन काम होता है प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। जो भी आपकी टॉप लेवल पे काम किया गया है, प्लानिंग की गई है, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो प्लानिंग की जाती है वो बिजनेस लेवल पे की जाती है। आपके जो मैनेजर्स हैं उनका मेन काम होता है जो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया वो मैनेजर्स नीचे इम्प्लीमेंट करवाएं। तो ये जो बीच वाली लेवल होता है दिस इज मैनेजर लेवल, ठीक है। थर्ड इज मार्केट लेवल स्ट्रेटजी, जो आपकी बिल्कुल लोअर लेवल पे काम करते हैं, चाहे आपके सेल्समैन है, चाहे आपके प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, चाहे आपके लो लेवल वर्कर्स है, वो सब आपके थर्ड लेवल पे आते हैं, ठीक है। तो आपकी 3 लेवल स्ट्रेटजी होती है जो एक टॉप लेवल पे बनती है, एक मैनेजर लेवल पे बनती है मिडिल लेवल पे, और एक लोअर लेवल पे बनती है, ठीक है। क्लियर हुआ ये सबको? यस मैम। ओके, अब आपका यूनिट 1 जो है वो Yes, यहाँ पर ma'am. कंप्लीट होता है आज।